नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आपकी जिंदगी में एक अदृश्य दुश्मन है। एक ऐसा दुश्मन जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हर पल महसूस कर सकते हैं। यह दुश्मन आपकी सफलता और आपके सपनों के बीच एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा है। आप पूरी मेहनत करते हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार एक अनजानी ताकत आपको पीछे खींच लेती है। क्या आपने कभी सोचा है वो ताकत क्या है? वो कोई बाहर का इंसान नहीं, आपकी किस्मत नहीं, आपका हालात नहीं। वो अदृश्य दुश्मन, वो दीवार, वो जंजीर आपके ही मन के भीतर है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे। आज हम आपके मन की उस सबसे गहरी, सबसे अंधेरी परत को खोलने जा रहे हैं, जहां आपके सारे डर, सारे बहाने और सारी नाकामयाबी की जड़ें छिपी हैं। चलिए आज अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और उस सच का सामना करते हैं जो आपको आजाद कर सकता है। एक समय की बात है, एक शिकार के शौकीन राजा थे। उनके साम्राज्य की शक्ति और शान दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक विदेशी दूत ने उन्हें एक अनमोल उपहार दिया, 2 अद्भुत बाजों का जोड़ा। ये कोई आम बाज नहीं थे। वे विदेशी नस्ल के, विशाल पंखों वाले, और उनकी आंखों में एक शाही चमक थी। उन्हें देखकर ही लगता था मानो वे आसमान पर राज करने के लिए पैदा हुए हों। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो जानता था कि एक प्रशिक्षित बाज सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। उसने अपने सबसे माहिर बाजीगर को बुलाया और हुक्म दिया, इन बाजों को ऐसी ट्रेनिंग दो कि ये मेरे एक इशारे पर आसमान चीर दें और शिकार को मेरे कदमों में लाकर रख दें। बाजीगर उन दोनों बाजों को लेकर अपने प्रशिक्षण केंद्र में चला गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। बाजीगर ने अपनी पूरी जान लगा दी। वो उन्हें इशारों पर उड़ना, हवा के बहाव को समझना और बिजली की तेजी से शिकार पर झपट्टा मारना सिखाने लगा। कुछ महीनों बाद राजा ने सोचा, चलो चलकर देखते हैं कि मेरे शाही शिकारी कितने तैयार हुए हैं। जैसे ही राजा प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे, बाजीगर घबराया हुआ उनकी तरफ दौड़ा। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखें झुकी हुई थीं। राजा ने अपनी भारी आवाज में पूछा, कहो बाजीगर, कैसी चल रही है ट्रेनिंग? क्या मेरे बाज आसमान का सीना चीरने के लिए तैयार हैं? बाजीगर की जबान लड़खड़ा गई। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, महाराज, आपने जो 2 बाज दिए थे उनमें से एक तो अद्भुत है। वो मेरे एक इशारे पर बादलों से भी ऊपर उड़ान भरता है। उसकी गति और उसकी पकड़ का कोई जवाब नहीं। वो राज्य का गौरव बनेगा। राजा की आंखों में चमक आ गई। और दूसरा? ये सुनते ही बाजीगर का चेहरा उतर गया। उसने सकुचाते हुए कहा, महाराज, दूसरा बाज, पता नहीं उसे क्या हुआ है। वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। वो बस उस पेड़ की एक खास डाल पर बैठा रहता है। मैंने उसे उड़ाने की हर तरकीब अपनाई, उसे ललचाया, उसे भूखा रखा, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। अगर बहुत जोर जबरदस्ती की तो वो थोड़ा सा फड़फड़ाकर उड़ता है और तुरंत वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता है। महाराज, ऐसा लगता है जैसे उसे उड़ना पसंद ही नहीं, जैसे उसे अपनी उस शाखा से कोई गहरा लगाव हो। राजा को सुनकर यकीन नहीं हुआ। एक शाही बाज जो उड़ने के लिए ही बना है, वो उड़ने से इनकार कर रहा है। ये असंभव था। उन्होंने कहा, ठीक है, कल मैं और मेरे मंत्री खुद देखेंगे। तुम हमारे सामने उसे उड़ाने की कोशिश करना। अगले दिन राजा और मंत्री दोनों वहां मौजूद थे। बाजीगर ने अपनी सारी कला का प्रदर्शन किया। उसने उस बाज को उड़ाने की हर कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। बाज ने एक छोटी सी बेमन की उड़ान भरी और पलक झपकते ही वापस अपनी पसंदीदा शाखा पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई आग नहीं थी। वो बस बैठा था, मानो किसी गहरे सोच में डूबा हो। राजा का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी इस बाज को ऊंची उड़ान भरना सिखा देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। दूर दूर के देशों से बड़े बड़े पशु चिकित्सक, ज्ञानी और माहिर बाजीगर आने लगे। कोई कहता बाज बीमार है, कोई कहता इसके मन में कोई डर बैठ गया है। किसी ने जड़ी बूटियां खिलाईं, किसी ने मंत्र फूंके, किसी ने उसे डराया धमकाया। हफ्तों तक ये तमाशा चलता रहा, लेकिन वो बाज उसी शाखा पर बैठा रहा। वो सबको देखता, पर उसकी दुनिया उस एक शाखा तक ही सीमित थी। राजा निराश हो गए। एक शाम जब दरबार में उदासी छाई हुई थी,
तो उनके बुद्धिमान मंत्री ने एक सुझाव दिया। महाराज, हमने दुनिया भर के विशेषज्ञों को बुलाकर देख लिया। ये सब लोग वो हैं जो पक्षियों के शरीर को जानते हैं, उनकी आदतों को जानते हैं। क्यों ना हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो इन सब चीजों को ना जानता हो, कोई ऐसा जो चीजों को एक अलग नजरिए से देखता हो। शायद वो कोई हल निकाल सके। राजा ने थकी हुई आवाज में कहा, ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। मंत्री ने बताया, महल के पीछे पहाड़ियों में एक बूढ़ा फकीर रहता है। लोग उसे लाओ त्सु कहते हैं। वो कोई ज्ञानी या पंडित नहीं है, बस प्रकृति के साथ रहता है और चीजों को बहुत गहराई से देखता है। शायद वो हमारी मदद कर सके। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस बूढ़े फकीर लाओ त्सु को सम्मान के साथ महल में लाया जाए। अगले दिन लाओ त्सु महल में आए। वो कोई भव्य कपड़ों में नहीं थे। एक साधारण सा चोगा पहने, उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वो शरीर को नहीं, आत्मा को देखती हों। मंत्री ने उन्हें सारी कहानी समझाई, उस अद्भुत बाज के बारे में बताया जो उड़ने से इनकार करता था। लाओ त्सु ने पूरी बात शांति से सुनी। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई उपाय नहीं सुझाया। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे उस बाज को देखना है। मुझे बस आज शाम का समय दीजिए, मैं बस उसके पास बैठूंगा। राजा को यह अजीब लगा। जहां दुनिया भर के विशेषज्ञों ने हार मान ली, वहां ये बूढ़ा फकीर बस बैठकर क्या कर लेगा। लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं था। उस शाम लाओ त्सु उस पेड़ के नीचे गए जहां बाज अपनी शाखा पर बैठा था। उन्होंने बाज की तरफ देखा भी नहीं। वो बस नीचे जमीन पर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया। लाओ त्सु वहीं बैठे रहे, शांत, स्थिर। बाज ऊपर अपनी शाखा पर बैठा रहा, शांत, स्थिर। दोनों के बीच एक अजीब सा मौन संवाद चल रहा था, जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण राजा के कक्ष में पहुंची, तो उन्होंने आदत के अनुसार खिड़की से बाहर झांका, और जो दृश्य उन्होंने देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आसमान में दोनों बाज एक साथ ऊंची, बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे। वो हवा से बातें कर रहे थे, बादलों को छू रहे थे। उनकी उड़ान में एक आजादी थी, एक जुनून था, एक असीम आनंद था। खासकर उस दूसरे बाज की उड़ान देखने लायक थी, मानो वो अपनी खोई हुई जिंदगी आज एक ही दिन में जी लेना चाहता हो। राजा हैरान थे, खुश थे और चकित थे। ये चमत्कार था। उन्होंने तुरंत दरबान को चिल्लाकर कहा, जिसने भी ये चमत्कार किया है उसे फौरन मेरे सामने पेश करो। कुछ ही पलों में लाओ त्सु को राजा के सामने लाया गया। वो अब भी उतने ही शांत थे। राजा अपनी गद्दी से उठकर उनके पास आए और लगभग कांपती हुई आवाज में पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, ये आपने कैसे किया? दुनिया भर के विद्वान और विशेषज्ञ जो महीनों में नहीं कर पाए, वो आपने एक शाम में कैसे कर दिया? आपने इस बाज को उड़ना कैसे सिखा दिया? लाओ त्सु ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़े और कहा, माफ कीजिए महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बाजों के बारे में कुछ जानता भी नहीं। राजा ने कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कुछ तो किया है आपने, मुझे बताइए। लाओ त्सु ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैंने बस वो किया जो सबसे जरूरी था। मैं घंटों तक उस बाज को नहीं बल्कि उसके व्यवहार को, उसकी दुनिया को देखता रहा। मैंने पाया कि बाज में कोई कमी नहीं थी। उसके पंखों में जान थी, उसकी आंखों में आसमान का सपना भी था। लेकिन उसकी एक आदत बन गई थी, एक सुरक्षा का एहसास था जो उसे उस एक शाखा से मिलता था। वो शाखा उसका कंफर्ट जोन थी, वो उसका अतीत थी, उसकी पहचान थी। वो उड़ना तो चाहता था पर उस शाखा को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि अगर ये शाखा छूट गई तो वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए महाराज, मैंने बाज को नहीं बदला, मैंने उसके हालात बदल दिए। आज सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने एक कुल्हाड़ी ली और उस पेड़ की वो शाखा ही काट दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। लाओ त्सु ने अपनी बात पूरी की। जैसे ही वो शाखा कटी, बाज का ठिकाना, उसका आराम, उसका बहाना, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो नीचे गिरकर मर जाना या फिर अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाना। और क्योंकि वो उड़ने के लिए ही बना था, उसने वही चुना जो उसकी असली प्रकृति थी। उसने उड़ान भरी। महाराज,
कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाने की नहीं बल्कि उस चीज को काटने की जरूरत होती है जो हमें पीछे खींच रही है। कहानी खत्म, लेकिन असल कहानी अब शुरू हो रही है। ये कहानी एक राजा या एक बाज की नहीं है। ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सब की है। वो बाज जो उड़ सकता था पर उड़ नहीं रहा था, वो आप हैं। आपका मन है, आपकी आत्मा है जो अनंत संभावनाओं से भरी है, जो आसमान की ऊंचाइयों नापने के लिए बनी है। और वो शाखा, वो डाल, वो आपका कंफर्ट जोन है। वो आपकी सुरक्षित नौकरी है जिसे आप नफरत करते हैं पर छोड़ने से डरते हैं। वो आपका टूटा हुआ रिश्ता है जिसमें दर्द के सिवा कुछ नहीं, पर आप अकेलेपन से डरते हैं। वो आपकी रोज सुबह 5 बजे का अलार्म बंद करके वापस सो जाने की आदत है। वो आपका हर काम को कल पर टालने का बहाना है। वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है जिसमें आप घंटों तक अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं क्योंकि असल जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं है। वो शाखा आपकी पुरानी पहचान है। वो कहानी है जो आप सालों से खुद को सुना रहे हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। ये शाखा आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए वो नकारात्मक विश्वास, नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो आपको महसूस कराते हैं कि आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं। और वो बाजीगर और दुनिया भर के विशेषज्ञ कौन हैं? वो हैं ऊपरी प्रयास। वो हैं मोटिवेशनल वीडियोस जो आप देखकर 5 मिनट के लिए चार्ज अप होते हैं और फिर वापस उसी शाखा पर बैठ जाते हैं। वो हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो 10 जनवरी तक दम तोड़ देते हैं। वो हैं वो सारी कोशिशें जो आप मन की सतह पर करते हैं, जबकि असली समस्या जड़ में है, उस शाखा में है जिसे आपने कसकर पकड़ रखा है। सोचिए, गहराई से सोचिए, आपकी जिंदगी की वो शाखा कौन सी है? वो कौन सी एक चीज है, एक आदत है, एक सोच है जिसे अगर आज आपकी जिंदगी से काट कर निकाल दिया जाए तो आपके पास उड़ने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। हम सब उस बाज की तरह हैं। हम उड़ना चाहते हैं, हम सफलता चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड रोज सपने देखता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उस दूसरे बाज की तरह है जो डर, आलस और पुरानी यादों की शाखा पर बैठा है। और जब तक ये दोनों मन एक दिशा में नहीं होंगे, आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जिंदगी एक रस्साकशी का खेल बनी रहेगी जहां आप खुद ही खुद को पीछे खींच रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा था, जिस दिन तुम अपनी पुरानी पहचान को मरने दोगे, उसी दिन एक नए व्यक्ति का जन्म होगा। वो शाखा आपकी पुरानी पहचान ही तो है। जब तक तुम खुद को वही पुराना, डरा हुआ, कमजोर व्यक्ति मानते रहोगे, तुम कभी उड़ नहीं पाओगे। उड़ान भरने के लिए पंख नहीं, हिम्मत चाहिए, उस शाखा को छोड़ने की हिम्मत। तो सवाल यह है कि इस शाखा को काटा कैसे जाए। लाओ त्सु की वो कुल्हाड़ी क्या है? वो कुल्हाड़ी कोई बाहरी चीज नहीं है, वो आपके ही अंदर है। वो कुल्हाड़ी है जागरूकता, अवेयरनेस। महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, मन को समझना उसे नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उसे बिना किसी निर्णय के देखना है। लाओ त्सु ने बाज को ट्रेनिंग नहीं दी, उसने बस उसे देखा, शांति से, गहराई से। ठीक वैसे ही आपको अपनी शाखा को काटना है तो पहले उसे पहचानना होगा। बिना किसी बहाने के, बिना किसी लाग लपेट के अपनी उस आदत को, उस डर को, उस सोच को एक दर्शक की तरह देखो। अपने आप से पूछो, मैं क्यों हर बार वही गलती करता हूं? किस चीज का डर मुझे एक्शन लेने से रोकता है? वो कौन सा आराम है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता? जिस पल आप अपनी शाखा को पहचान लेते हैं, आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि अंधेरे का सबसे बड़ा दुश्मन रोशनी की एक किरण होती है। जागरूकता ही वो रोशनी है, और वो कुल्हाड़ी है दोहराव, रेपिटेशन। शाखा एक दिन में मजबूत नहीं हुई, वो सालों तक एक ही जगह पर बैठे रहने से मजबूत हुई है। उसे काटने के लिए भी एक दिन का मोटिवेशन काफी नहीं है। उसे काटने के लिए चाहिए रिपीटेशन की आरी। रोज रोज लगातार उस पर वार करना होगा। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। आपके मस्तिष्क में हर आदत, हर विश्वास का एक न्यूरल पाथवे बना होता है, एक मजबूत दिमागी रास्ता। जब आप पुरानी आदत दोहराते हैं तो वो रास्ता और पक्का हो जाता है। लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद कोई नया कदम उठाते हैं,
हर बार जब आप आराम को छोड़कर मेहनत चुनते हैं, हर बार जब आप नकारात्मक सोच को बदलकर एक सकारात्मक सोच चुनते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में एक नया पतला सा रास्ता बनाना शुरू करते हैं। शुरू में ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में पहली बार रास्ता बनाना। लेकिन जब आप रोज रोज उसी रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे वो एक चौड़ा हाईवे बन जाता है और पुराना नकारात्मक रास्ता अपने आप बंद हो जाता है, उस कटी हुई शाखा की तरह। यही है लाओ त्सु की कुल्हाड़ी। यही है आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का तरीका। आप पूछते हैं कैसे करें? पहला कदम, आकाश की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं। आपको यह पता होना चाहिए कि आप शाखा काटकर उड़ना कहां चाहते हैं। आपका लक्ष्य, आपका सपना, आपका नया भविष्य क्या है। वो तस्वीर इतनी साफ, इतनी मजबूत और इतनी भावनात्मक होनी चाहिए कि उसके सामने शाखा पर बैठे रहने का आराम आपको चुभने लगे। उसे अपने दिमाग में रोज देखें। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले उसे महसूस करें। दूसरा कदम, अपनी बुद्धि को विकसित करें। आपको यह समझना होगा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। दिन है तो रात है, समस्या है तो समाधान है। बाहर हालात कैसे भी हों, आप अपने अंदर की प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं। आपको अपनी सोच को बार बार यह संदेश देना होगा, चाहे कुछ भी हो, मैं हर हाल में सकारात्मक पक्ष देख सकता हूं। चाहे कुछ भी हो, मेरा लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। जो भी हो रहा है वो मुझे कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना रहा है। ये कोई झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, ये एक मेंटल एटीट्यूड है, ये एक चुनाव है। जब आपका मन बार बार अतीत की दुखद यादों में जाएगा तो आप उसे धीरे से पकड़कर वापस अपने लक्ष्य की याद दिलाएंगे और इस सकारात्मक चुनाव को दोहराएंगे। तीसरा कदम, कुल्हाड़ी का पहला वार करें। बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ा कदम उठाने का इंतजार मत करो। एक छोटा, बहुत छोटा कदम उठाओ। अगर आपकी शाखा आलस है तो आज सिर्फ 15 मिनट के लिए वो काम करो जिसे आप टाल रहे हो। अगर आपकी शाखा लोगों का डर है तो आज सिर्फ एक अजनबी को देखकर मुस्कुरा दो। पहला वार सबसे मुश्किल होता है, पर वही सबसे जरूरी है। जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं, आपकी सेल्फ टॉक बदलने लगती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, आपके शब्द बदलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेंटल एटीट्यूड बदल रहा है। और याद रखना, जिस इंसान का मेंटल एटीट्यूड सही है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेंटल एटीट्यूड का बदलना ही अतीत का छूटना है, शाखा का कटना है। आज के जमाने में लाओ त्सु कौन है? लाओ त्सु वो इंसान है जो अपने फोन से उन सारे ऐप्स को डिलीट कर दे जो उसका समय बर्बाद करते हैं। लाओ त्सु वो इंसान है जो उन दोस्तों से दूरी बना ले जो उसे हमेशा नीचे खींचते हैं। लाओ त्सु वो इंसान है जो टीवी पर न्यूज देखकर दुखी होने की बजाय वो किताब उठा ले जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लाओ त्सु बनना एक चुनाव है, अपनी कुल्हाड़ी उठाना एक चुनाव है। हम सबके अंदर वो बाज है, वो बाज जो उड़ सकता है पर नहीं उड़ता, वो बाज जो इंतजार कर रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी शाखा को पहचानें और उसे काटने की हिम्मत करें। याद रखिए, सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। अगर उस बाज की मानसिकता नहीं बदलती तो आप उसे सोने के पिंजरे में भी रख देंगे तो वो खुश नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसकी मानसिकता आजाद है तो वो तूफानों में भी अपनी उड़ान का आनंद लेगा। सफलता मेहनत का नतीजा है, लेकिन वो टिकती तभी है जब आपका मेंटल एटीट्यूड सही हो। अगर आपका मन पुरानी शाखा पर ही अटका है तो आई हुई सफलता भी हाथ से फिसल जाएगी, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली ये मानकर बैठे हैं कि आप उसके लायक नहीं हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अपने मन को समझो, रुको और अपने आप से पूछो, मेरी वो एक शाखा कौन सी है? वो कौन सा एक डर है? वो कौन सा एक बहाना है? वो कौन सी एक आदत है जिसे अगर आज अभी इसी पल काट दिया जाए तो मेरी जिंदगी वो उड़ान भर लेगी जिसके लिए मैं बना हूं। आपके अंदर वो बाज है जो आसमान की ऊंचाइयों के लिए बना है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं उड़ेगा। आपको खुद लाओ त्सु बनना होगा और अपनी पुरानी, आरामदायक, सुरक्षित लेकिन आपको कैद करने वाली शाखा को काटना होगा। सवाल ये नहीं है कि आप उड़ सकते हैं या नहीं, आप यकीनन उड़ सकते हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी शाखा काटने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो के बाद कुछ देर शांति से बैठिएगा,
और अपनी उस सबसे मजबूत शाखा के बारे में ईमानदारी से सोचिएगा। उसे एक कागज पर लिखिए, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने उसे पहचान लिया उसी दिन आपने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। बुक ट्यूबर हिंदी पर हम ऐसी ही गहरी यात्राओं पर निकलते हैं जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण देती हैं। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।